फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत जो पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेक्शन है उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन से किस तरीके से इन्वायरमेंट सेक्शन में जो यूनिट 9 है उसमें क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला है कि क्वेश्चन कि WHO के अनुसार पेयजल में कीटनाशक की मात्रा यानी लिंडेन या DDT कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये है 2, है ना। तो ये जैसे WHO कह रहा है कि DDT की जो मात्रा लिंडेन, यहाँ पे देखिए WHO के अनुसार कीटनाशक लिंडेन या DDT की मात्रा पेयजल में 2 GL, ये इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसे जो भी कहते हैं, तो ये इतना इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ परमानेंट हार्डनेस इन वाटर, यानी जल में जो अस्थायी कठोरता है उसकी निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। जो जल में अस्थायी कठोरता होती है उसकी इसमें से पूछ रहे हैं कौन सी विशेषता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की विद्यमानता जो होती है, या कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट की जो विद्यमानता होती है, या साबुन के संपर्क में आने पर बहुत झाग जो उत्पन्न होता है, या कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड की जो विद्यमानता होती है, यह इसी जल को उबालकर दूर कर सकते हैं। तो देखिए अस्थायी कठोरता के बारे में आपसे पूछा है कौन सी विशेषताएं अस्थायी कठोरता की हो सकती हैं। तो इसमें आपको देखना है कि डी ऑप्शन इज द राइट, बी एंड डी ओनली। अब डी तो ये तो ठीक है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड की विद्यमानता होती है, लेकिन साथ ही साथ इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट की भी विद्यमानता होती है। तो यहाँ पे हम देखें जल में अस्थायी कठोरता के गुण में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स की विद्यमानता पहला, दूसरा कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड की विद्यमानता। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, जलीय खरपतवार तेजी से बढ़ने वाले घास पात हैं जो बहुत ज़्यादा उत्पादकता प्राप्त करती हैं जब इसे पोषक तत्व से भरे हुए अपशिष्ट जल जैसे घरेलू मल नल में उगाया जाता है। दूसरा, वाटर हॉस्टिंग, सेल्विनिया और डकवीड जलीय खरपतवार के कुछ एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे हमें दोनों से उत्तर का चयन करना है। जलीय खरपतवार जल तथा उसके आसपास के क्षेत्र में बढ़ने वाले घास होते हैं जो जल द्वारा बहुत ही ज़्यादा उत्पादकता प्राप्त करके तेजी से बढ़ते हैं। इनकी प्रोडक्टिविटी उनके पोषक तत्वों से होती है जो घरेलू तथा औद्योगिक क्षेत्रों से निकले अपशिष्ट जल में घुले होते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं वाटर हॉस्टिंग, सेल्विनिया, डकवीड इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत भूजल संदूषण के गैर बिंदु स्रोत है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इज आर नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन। अपशिष्ट जल तालाब, कूड़ा करकट का ढेर, लैंडफिल्स, कृषि भूमि, गड़े हुए भंडारण टैंक यानी बरीड स्टोरेज टैंक। तो इसमें से है ना कि कौन सा स्रोत भूजल जो कंटामिनेशन यानी जो भूमि का जल जो होता है तो कंटेमिनेट यानी एक तरीके से प्रदूषित होता है, तो उसके कौन गैर बिंदु सोर्स है जिससे वो कंटेमिनेट नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे जो भूजल संदूषण तब होता है जब मानव निर्मित उत्पाद प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे गैसोलीन, तेल, सड़े लवण और रसायन भूजल में मिल जाते हैं। इसके कारण मानव उपभोग के लिए जल असुरक्षित और अनुपयुक्त हो जाता है। भूजल संदूषण के महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं। कृषि रसायन, जो भूजल संदूषण के महत्वपूर्ण स्रोत में है कृषि रसायन, सेप्टिक अपशिष्ट, लैंडफिल, अनियंत्रित खतरनाक अपशिष्ट भंडारण टैंक और वायुमंडलीय प्रदूषण। विश्व के कुल जल प्रतिशत को निम्नांकित स्थानों की दृश्य अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। एटमॉस्फेयर, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, ग्राउंड वाटर, लेक्स, आइस केप्स एंड ग्लेशियर्स। विश्व के कुल जल प्रतिशत को निम्नांकित स्थानों की दृश्य अवरोही क्रम में हमें लगाना है। देखिए आरोही यानी चढ़ना, अवरोही मीन्स घटना। तो वायुमंडल, नदियां और जलधाराएं, भूजल, झील, हिमशीर्ष और हिमनद। तो विश्व के कुल जल प्रतिशत को स्थानों की दृश्य अवरोही क्रम में देखें तो पहला हिमशीर्ष और हिमनद, दूसरा भूजल, तीसरा झील, चौथा वायुमंडल और पांचवा नदियां और जलधाराएं होंगी। एक जलाशय में सुपोषण न्यूट्रोफिकेशन के फलस्वरूप यूट्रोफिकेशन इन अ वाटर बॉडी लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एक जलाशय में सुपोषण के फलस्वरूप ब्लूम ऑफ एल्गी, शैवाल काफ़ी उत्पन्न होते हैं, घुले हुए ऑक्सीजन स्तर में वृद्धि होती है, जलाशय में गंदलापन तथा उसकी गंध के स्तर में वृद्धि होती है, सामान्य जलजीव के संपोषण में कठिनाई होती है,
पोषक तत्व में कमी हो जाती है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। एक जलाशय में सुपोषण के फलस्वरूप शैवाल यानी एल्गी काफ़ी उत्पन्न होते हैं, पहला। दूसरा, जलाशय में गंदलापन तथा उसकी गंध के स्तर में वृद्धि होता है। तीसरा, सामान्य जल जीवों के संपोषण में कठिनाई आती है। नीचे दो कथन दिए गए। स्टेटमेंट फर्स्ट है कि जलमल के वायवीय अवशोषण के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा, जलमल के वायवीय अवशोषण से अत्यधिक मात्रा में मीथेन पैदा होता है। तो इसमें देखिए दोनों ही कथन के बारे में। जलमल के वायवीय अवशोषण के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह कथन सही है, लेकिन जलमल के वायवीय अवशोषण से अल्प मात्रा में मीथेन पैदा होती है। मलमल की कीचड़ का वात निरपेक्ष पाचन जैविक ठोस सामग्री के लिए प्रभावी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद के रूप में मीथेन गैस बनता है। पाचित कीचड़ आयतन में घट जाती है और सरलता से जल रहित की जाती है। अत्यधिक तीव्र प्रक्रिया और अतः बड़े आकार के रिएक्टरों की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए, मल जल की कीचड़ का वात निरपेक्ष पाचन है। मल जल के कीचड़ का वात निरपेक्ष पाचन है, जैविक ठोस सामग्री के लिए प्रभावी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद के साथ में मीथेन गैस बनता है। पाचित कीचड़ आयतन में घट जाता है तथा सरलता से जल रहित किया जा सकता है। मैच लिस्ट एंड 2 देखिए, क्लास ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट और दूसरा एग्जाम्पल जल प्रदूषकों का वर्ग। यहाँ पे दिया डिजीज काजिंग एजेंट, इसके अलावा ऑक्सीजन कम करने वाले अपशिष्ट। तीसरा है पौधों के अकार्बनिक पोषक तत्व इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स। चौथा है घुलनशील जल में घुलनशील अकार्बनिक रसायन। तो यहाँ पे क्रमशः देखें तो जल प्रदूषकों के स्तर में रोगजनक कारक, ऑक्सीजन कम करने वाले अपशिष्ट, पौधों के अकार्बनिक पोषक तत्व, जल में घुलनशील अकार्बनिक रसायन। तो क्रमशः यहाँ पे देखें तो रोगजनक कारक में जीवाणु और प्रजीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि इत्यादि आते हैं। ऑक्सीजन कम करने वाले अपशिष्ट में वायुजीवी जीवाणु द्वारा विघटित कार्बनिक अपशिष्ट। पौधों के अकार्बनिक पोषक तत्व में जल में घुलनशील नाइट्रेट और फास्फेट, शैवाल इत्यादि की अतिवृद्धि करते हैं। चौथा, जल में घुलनशील अकार्बनिक रसायन, अम्ल, लवण, विषाक्त धातुओं के यौगिक। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि बहिर्स्राव की निमोनिया विषाक्तता में वृद्धि नाइट्रीकरण का परिणाम है। दूसरा, विनाइट्रीकरण में जीवाणु का प्रयोग कर नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में अपचयित करते हैं। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए, बहिर्स्राव की अमोनिया विषाक्तता में वृद्धि नाइट्रीकरण का परिणाम नहीं है, अपितु विनाइट्रीकरण में जीवाणु का प्रयोग कर नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में अपचयित करते हैं। अतः कथन 1 असत्य तथा कथन 2 सत्य है। निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन प्रतिपत्री पार्थिव जैव जलवायु प्रतिपत्री नहीं है? बोरोहोल्स, लीफ फिजियोलॉजी, ट्री रिंग, पॉलिन एंड स्पोर एनालिसिस। तो निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन प्रतिपत्री पार्थिव जैव जलवायु प्रतिपत्री नहीं है? पत्रकायिकी, वृक्ष वलय तथा परागकण एवं बीजाणु विश्लेषण पार्थिव जैव जलवायु प्रतिपत्री है, जबकि विद्युत छिद्र पार्थिव जैव जलवायु प्रतिपत्री नहीं है। 2 स्टेटमेंट दिया गया। पहला स्टेटमेंट, नीचे दो कथन दिए गए, एक को ए और दूसरे को आर। अभी कथन ए है सिस्टोसोमिएसिस एक दूषित जल जनित रोग है। दूसरा, सिस्टोसेमिएसिस रोग मुख्यतः पानी में सल्फेट की उपस्थिति के कारण होता है। तो उपरोक्त कथन में से देखें, अभिकथन सिस्टोसोमिएसिस एक दूषित जल जनित रोग है। जल के दूषित होने के कारण यह फैलता है। जल में जब आयरन तथा अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है तो ये रोग फैलता है। अतः दिया गया तर्क अभिकथन की व्याख्या नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग विषाणु, जीवाणु और प्रजीवाणुओं के कारण हो सकता है? तो ये है अतिसार। अतिसार जल जनित रोग विषाणु, जीवाणु और प्रजीवाणुओं के कारण हो सकता है। हैजा, यह एक संक्रामक आंत्र शोध है जो वाइब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु के एंट्रोटॉक्सिन उत्पन्न करने के कारण होता है या दूषित पानी के सेवन से भी होता है। हेपेटाइटिस या यकृत सूजन के कारण होने वाली बीमारी, इसके बढ़ने से यकृत कैंसर का खतरा हो सकता है। टाइफाइड, इसे आंत्र ज्वर भी कहते हैं, या साल्मोनेला टाइकी नामक जीवाणु से होता है या भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है। भारतीय मानक समय के अनुसार पेयजल में आर्सेनिक की अनुमेय सीमा कितनी है? तो है 0.5 mgl।
कृषि क्षेत्रों में भूजल में किस प्रदूषक की यथेष्ट मात्रा हो सकती है? तो किसकी हो सकती है? नाइट्रेट की। कृषि क्षेत्रों में उपलब्ध भूजल में नाइट्रेट प्रदूषक की यथेष्ट मात्रा हो सकती है क्योंकि यह प्राथमिक तौर पर उर्वरक, शेफिक तंत्र तथा खाद के भंडारण एवं छिड़काव वाले स्थानों पर पाया जाता है तथा जल में आसानी से घुल जाता है। समुद्री जल के खारेपन के लिए इसमें आकार मिलने वाला विभिन्न नदियों द्वारा निक्षेपित खनिजों और लवणों का उत्तरदायी माना जा सकता है, तथापि नदियों का जल खारा नहीं होता क्योंकि तो यह नदी जल वर्षा से अपूरित हो जाता है। समुद्री जल के खारेपन के लिए इसमें आकार मिलने वाले विभिन्न नदियों द्वारा निक्षेपित खनिजों और लवणों को उत्तरदायी माना जा सकता है, तथापि नदियों का जल खारा नहीं होता क्योंकि नदी जल वर्षा में अपूरित हो जाती है। पेय और सिंचाई के प्रयोजनों हेतु पृथ्वी की कुल जलापूर्ति में से उपयुक्त जल की उपलब्धता कितनी है? तो यह 1%। एक जलाशय में बीओडी जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की अधिक मात्रा प्रदर्शित करती है। अत्यधिक प्रदूषित जल को, कार्बनिक पदार्थों की ज़्यादा मात्रा की उपस्थिति को, विलयित ऑक्सीजन की अच्छी मात्रा की उपस्थिति को, अत्यधिक सीमित जलीय जीवन को। तो इसमें देखें तो एक जलाशय में जो बीओडी होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की अधिक मात्रा ये प्रदर्शित करती है। अत्यधिक प्रदूषित जल, कार्बनिक पदार्थों की ज़्यादा मात्रा में उपस्थिति, अत्यधिक सीमित जलीय जीवन को। निम्नलिखित में से कौन एक मलजल निरूपण संयंत्र एचटीपी का एक घटक है? यूवी स्रोत, आयन एक्सचेंजर, बालूकण प्रकोष्ठ, साइक्लोन। तो इसमें कौन सा होगा? ये होगा बालूकण प्रकोष्ठ एक मलजल निरूपण संयंत्र का एक घटक है। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स द्वारा जलीय पर्यावरण का प्रदूषण निम्नलिखित में से किनके द्वारा घटित हो सकता है? सीवेज, बहिस्राव, अपशिष्ट भस्मक, विषाक्त कचरा, ताप विद्युत संयंत्र, परिवहन क्षेत्र। तो यहाँ पे देखिए पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स द्वारा जलीय पर्यावरण का प्रदूषण सीवेज, बहिस्राव, अपशिष्ट भस्मक और विषाक्त कचरे द्वारा घटित हो सकता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि झीलें नदियों की अपेक्षा कम प्रदूषित होने की ओर प्रवृत्त हैं। दूसरा, झीलों में जल प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा परिवर्तित होता है। तो इसमें यदि देखें तो कौन सा सही है? यह कथन है कि झीलें नदियों की अपेक्षा कम प्रदूषित होने की ओर प्रवृत्त है, गलत है। नदी तथा झीलें दोनों ही एक समान रूप से मानव जनित प्रदूषण से दूषित हो सकती हैं। नीचे दो कथन दिया गया। अभी कथन ये कह रहा है कि नदियों की अपेक्षा झीलों के प्रदूषित होने की अधिक संभावना होती है। नदियों की अपेक्षा झीलों के प्रदूषित होने की अधिक संभावना होती है। दूसरा, झीलों के जल को प्रतिस्थापित होने में दशकों लग सकते हैं। अब इसमें देखिए हमें दोनों में से सही देखना है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नदियों की अपेक्षा झीलों के प्रदूषित होने की संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि झीलों के जल को प्रतिस्थापित होने में दशकों लग सकते हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना। वाटर पॉल्यूटेंट में जैसे दिया है अधिक ऑक्सीजन की मांग करने वाले जलाशय। दूसरा, पादप पोषक तत्व। तीसरा, एसिड। चौथा, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स। तो इनमें हमें क्रमशः इन्हें सुमेलित करना है। तो अधिक ऑक्सीजन की मांग करने वाले जलाशय पेपर मिल और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं। पादप पोषक तत्व आधुनिक वॉशिंग पाउडर, कृषि अपक्षय। तीसरा, अम्ल यानी एसिड, ये खान अपवहन। और पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स अपशिष्ट भस्मीकरण, विषाक्त पाटन स्थल। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक कच्च दुर्गंध सामक रूप डिओडोराइजर से पैदा होते हैं? तो इसमें कौन सा है? वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक वायु प्रदूषक कच्च दुर्गंध सामक से पैदा होते हैं। कार्बनिक यौगिक कार्बन के रासायनिक यौगिक को कहा जाता है। प्रकृति में इनकी संख्या 10 लाख से भी ज़्यादा है। यूट्रोफिक जल में केमिकल ऑक्सीजन की मांग होती है तो वो कितनी होती है? उच्च। यूट्रोफिक जल में केमिकल ऑक्सीजन की मांग उच्च होती है। यूट्रोफिक जल का अर्थ सुपोषणी जल से है। सुपोषण शब्द का उद्भव ग्रीक शब्द यूट्रोफॉस से हुआ जिसका अर्थ पोषण या समृद्ध है। पर्यावरण के संदर्भ में किसी जलाशय को पोषक तत्वों से समृद्ध करना सुपोषण कहलाता है। सुपोषण की प्रक्रिया में जलाशय में पौधों तथा शैवाल का विकास होता है। इसके अलावा जल में बायोमास की उपस्थिति के कारण उस जल में ऑक्सीजन की मांग उच्च तथा ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं? गियार्डिया, डेंगू, एमोबियोसिस, टाइफाइड। तो इसमें कौन सी होगी? डी ऑप्शन इज दाई। पहला, तीसरा और चौथा। देखिए, रोगाणुओं जहरीले पदार्थों तथा अनावश्यक मात्रा में लवणों से युक्त जल को प्रदूषित जल कहा जाता है। प्रदूषित जल के कारण रोगजनक जीवों से उत्पन्न जो बीमारियां विषाणु द्वारा वो पीलिया, गैस्ट्रोइंट्राइटिस, जुकाम, संक्रामक यकृत बोध, जीवाणु द्वारा अतिसार, पेचिश, हैजा, जठरांत्र, शोथ, प्रवाहिका, उपदंश, सुजाक आदि, प्रोटोजोआ द्वारा
एमोबियोसिस यानी रुगड़ता, गियार्डिया रुगड़ता, निद्रा रोग, कृमि द्वारा फाइलेरिया, हाई स्पीड टिस्ट रोग और लेप्टाइल और वाइल्स रोग। पानी में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है इनमें से? तो नाइट्रेट। पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और नाइट्रेट से प्रदूषित जल शरीर में पहुंचकर रक्त में घुले हीमोग्लोबिन को मेथोमोग्लोबिन बना देता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप शिशुओं का सांस फूलने लगता है, साधारणतः बेहोशी और उंगलियों और नाखूनों पर नीला रंग दिखाई देने लगता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम ज़्यादातर 6 महीने से कम आयु वर्ग वाले शिशुओं में होती है। इस आयु सीमा में शिशु कमजोर होते हैं क्योंकि वे ऑक्सीजन ले जाने वाले अणु के उत्पादन मेथोमोग्लोबिन रिडक्टेज नहीं कर पाते। पूर्वी भारत के बड़े हिस्से में भूजल निम्नलिखित में से किससे प्रदूषित होता है? तो वो है आर्सेनिक से। पूर्वी भारत के बड़े हिस्से में भूजल आर्सेनिक से प्रदूषित होता है। आर्सेनिक धातु के समान एक प्राकृतिक तत्व है। पेयजल, भोजन एवं वायु के माध्यम से मानव शरीर में एक निर्धारित मात्रा से ज़्यादा पहुंच जाने पर ये मानव शरीर के लिए खतरनाक हो जाता है। भारत के पूर्वी राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, असम तथा झारखंड के कुछ क्षेत्रों में आर्सेनिक से प्रभावित पेयजल पाए जाते हैं। मूल रूप से ये वही राज्य हैं जिनसे होकर प्रमुख नदियाँ गुजरती हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश गंभीर रूप से आर्सेनिक से प्रभावित है। भारतीय समुद्री तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण इनमें से कौन सा है? तो यह है तेल का फैल जाना। भारतीय समुद्री तटीय जल के प्रदूषण का मुख्य कारण तेल का फैल जाना है, जिससे समुद्र में रहने वाले पादपों और जीवों को प्रभावित करता है। और सर्वथा यह प्रभाव न सिर्फ इन जीवों या पादपों के लिए अपितु संपूर्ण जैविक तंत्र के लिए विनाशकारी होता है। महासागरीय जल में CO2 के सामान्य वांछित स्तर से अधिक अवशोषण तथा विघटन होने के साथ सामुद्रिक स्तर में उत्थान होगा। कौन सा प्राकृतिक प्रकोप संपत्ति और जीवन को अधिकतम नुकसान पहुंचाता है? तो ये जल मौसमी प्रकोप। जल मौसमी प्रकोप संपत्ति और जीवन को अधिकतम नुकसान पहुंचाता है, जिनमें बाढ़ एक है। बाढ़ बहुतायत या अधिक मात्रा में पानी को एकत्र हो जाना है। सामान्यतः यह पानी बहता भी रहता है। बाढ़ आमतौर पर निरंतर मूसलाधार बरसात या गरजदार तूफान के कारण होती है, लेकिन यह सुनामी और तटीय तूफानी जलमग्नता का भी परिणाम हो सकता है। बाढ़ घायल होने वाले और जनहानि का कारण बन जाती है। संपत्ति और आधारभूत संरचना को क्षति पहुंचती है, पशुधन को तबाह करती है और जल तथा भूमि को प्रदूषित भी करती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रचाल जल में प्रदूषण संकेतक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? तो कौन सा है? घनत्व। कुल विशिष्ट ठोस पदार्थ, कॉलिफॉर्म काउंट और विघटित ऑक्सीजन नामक प्राचाल जल में प्रदूषण संकेतक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जबकि घनत्व नहीं किया जा सकता। जल प्रदूषण के स्रोत जल की गुणवत्ता को कम करने वाले तत्वों को जल प्रदूषक कहते हैं। इनके कई आधारों पर इसको क्लासिफाई किया गया, जैसे प्रदूषकों के स्रोत में औद्योगिक प्रदूषक, कृषिजात प्रदूषक, नगरीय प्रदूषक, प्राकृतिक प्रदूषक, भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर भौतिक प्रदूषक, रासायनिक विगलनता के डिग्रेडेबिलिटी के आधार पर विगलित होने वाले और विगलित ना होने वाले। निम्न में से किस रसायन को जैव सांद्रता कारक सर्वाधिक है? किसका जैव सांद्रता कारक सबसे ज़्यादा है इनमें से? तो वो है बाइफिनाइल का। जैव संचयन या जैव सांद्रण ये दर्शाता है कि किस प्रकार प्रदूषक खाद्य श्रृंखला के भीतर पहुंचते हैं। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल रासायनिक रूप में अस्थायी यौगिक है, इसलिए तीव्र गति से जैव संचयन होता है। जलीय जीवों पर इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। COD के आकलन में कौन सी सूचक का उपयोग होता है? तो COD के आकलन में कौन सी सूचक का उपयोग इसमें से होता है? तो फेरायन का। जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा जो उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है, रासायनिक ऑक्सीजन मांग COD कहलाता है। COD के आकलन में फेरायन नामक सूचक का प्रयोग किया जाता है। पानी में फॉस्फेट और नाइट्रेट के इजाफे का परिणाम क्या होगा? पानी में यदि फॉस्फेट और नाइट्रेट ये बढ़ जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? इसमें से शैवाली वृद्धि में बढ़ोतरी होगा, पोषक तत्व संवर्धन होगा। पानी में फॉस्फेट और नाइट्रेट की अधिकता से पोषक तत्व संवर्धन और शैवाली वृद्धि में बढ़ोतरी होगी, जिसे यूट्रोफिकेशन भी कहा जाता है। ये अत्यधिक पोषक तत्वों और उर्वरकों के साथ जल निकायों का संवर्धन है। यह एक प्रकार का जल प्रदूषण है, क्योंकि अत्यधिक पोषक तत्वों से पौधों और शैवाल की वृद्धि होती है, जो उपस्थित ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। अब यहाँ से शुरू हो रहा है मृदा प्रदूषण, तो हम उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।